औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैर आफियत से होंगे। आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन। आप सब लोगों का मेरे चैनल स्टडी स्टेशन में बहुत बहुत वेलकम। डियर लर्नर्स, आज हमने जिस वर्क को डिस्कस करना है वो बहुत ही शानदार, बहुत ही क्लासिक और बहुत ही खूबसूरत अंदाज से लिखी गई एक पोम है, एक नज़म है। बहुत ही अच्छे अंदाज से इसको लिखा गया और इसको लिखने वाले हमारे लास्ट वीडियो के जो पोएट थे, पैब्लो नेरूदा। ही इज द पोएट की जिसकी हमने आज एक नज़म को डिस्कस करना है। नज़म कौन सी है आई विल टेल यू लेटर, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि ये नज़म किस चीज़ के रिलेटेड है। As you know, in our last video, in our previous video, we had discussed about the biography of Pablo Neruda. इसके बारे में पढ़ा, इसके रियल नेम, इसकी एजुकेशन, each and everything we had discussed in our last video. और इसके वर्क्स के बारे में पढ़ा कि इसने बहुत सी कलेक्शन ऑफ पोम्स बुक्स लिखी और उन बुक्स में से एक बुक जो 1950 के अंदर पब्लिश की गई थी जिसका नाम था कैंटो जनरल। कैंटो जनरल एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स की एक बहुत ही शानदार बुक है जिसके अंदर ऑलमोस्ट 300 प्लस पोएम्स जो है वो पब्लिश करवाई गई थी और उन्हीं के अंदर से एक जो नज़म है वो हम डिस्कस कर चुके हैं और एक वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर टुडेज वीडियो। और आज हम एक और नज़म को डिस्कस करेंगे। नज़म पर जाने से पहले थोड़ा सा इस बुक के बारे में देख लेते कि ये बुक है क्या चीज़। कैंटो जनरल, अगर पॉलिटिकल सेंस से बाहर निकल के आप देखेंगे कैंटो का क्या मतलब होता है तो आपको पता चलेगा कैंटो का मतलब होता है सॉन्ग या गीत। किसी भी किस्म का जो गाना या सॉन्ग होता है, गीत होता है, उसको कैंटो कहते हैं। जनरल का मतलब होता है फॉर एवरीवन, ऐसा गाना जो हर एक बंदे के लिए गाया जाता हो। देर इज नो रेस्ट्रिक्शंस इन नेशंस, नो रेस्ट्रिक्शंस इन कंट्रीज, नो रेस्ट्रिक्शंस इन कॉन्टिनेंट्स। किसी भी मुल्क, कौम या बरे-आज़म के अंदर किसी किस्म की पाबंदी नहीं है। हर एक कौम, हर मज़हब के लिए जो गाने लिखे गए हैं उसको कैंटो जनरल कहते हैं। बेसिकली दिस इज़ अ बुक। कैंटो असल में होता है कि अगर पॉलिटिकल सेंस में देखेंगे तो पॉलिटिकल सेंस में अगर बहुत ज़्यादा नज़में हैं तो उनके ना सेक्शंस बने होते हैं, चैप्टर्स बने होते हैं। उन चैप्टर्स को, उन सेक्शंस को बेसिकली कैंटोस ही कहते हैं। सो दिस बुक कैंटो जनरल इज डिवाइडेड इनटू 15 कैंटोस। ये जो बुक है पैब्लो नेरूदा की लिखी हुई, ये 15 सेक्शंस के अंदर, 15 कैंटोस के अंदर डिवाइड की गई है। तो आज हमने जिस कैंटो को डिस्कस करना है दैट इज 13 इन नंबर। ये नंबर 13 कैंटो है और इसकी जो फर्स्ट लाइन फर्स्ट फॉर्म है उसको हमने डिस्कस करना है। अब फर्स्ट फॉर्म इसकी जो है उसका नाम है यू विल स्ट्रगल। ये एक बहुत ही शानदार पोएम है, यू विल स्ट्रगल। तुम कोशिश करोगे, तुम जदोजहद करोगे। दिस इज द टाइटल ऑफ द पोएम। ये नज़म का टाइटल है। अब इस नज़म को डिस्कस करने से पहले आपको ना हल्का सा बैकग्राउंड का पता होना चाहिए कि भाई ये जो नज़म लिखी गई थी ये किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, किस बैकग्राउंड के अंदर और किस लिहाज से ये लिखी गई थी। यू विल स्ट्रगल, तुम कोशिश करोगे। इट मीन्स के आपके ऊपर कोई ऐसा वक़्त आया है, आया था, आपके हालात इस तरह के हो गए थे, आपके ऊपर जुल्म भी हो सकता है, आपके साथ ज्यादती भी हो सकती है, आपसे कुछ चीज़ छीनी भी जा सकती है, आपके साथ नाइंसाफ़ी भी हो सकती है, आपके हकूक भी छीने जा सकते हैं। मीन्स कि जितनी भी वायोलेशन, जितनी भी क्रूरल्टी, जितना भी जुल्म आपके ऊपर हुआ, उसके बाद यू हैव टू व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्ट्रगल। आपने कोशिश करनी कि जो कुछ आपसे छीन ली गई वो आप उसको वापस हासिल कर लें। तो ये है इसका टाइटल। अब इस नज़म लिखने का मकसद क्या है? क्या वजह बनी, क्या रीज़न बनी कि इस तरह की पोएम पैब्लो साहब ने लिखी? तो बेसिकली ही गेव 3 रीज़न्स। 3 तरह की वजूहात हमें पता चलती हैं ये नज़म लिखने के लिए। नंबर 1, स्पेनिश सिविल वॉर। सबसे पहली जो है वो स्पेनिश सिविल वॉर हमारे पास रीज़न आती है। व्हाट इज़ स्पेनिश सिविल वॉर? इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम सारी रीज़न्स को डिस्कस कर लें। नंबर 2, वर्ल्ड वॉर 2। आपको पता है कि ये जो इसने बुक लिखी थी कैंटो जनरल, इट वाज पब्लिश्ड इन 1950, 1950 में पब्लिश की गई थी। लेकिन उसे थोड़ा पीछे दौरानिया देखेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे एक वॉर भी हुई थी जिसको जंग अजीम दोम के नाम से जाना जाता है। सो द इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 भी एक इस नज़म को लिखने के वजूहात में से एक वजह है। नंबर 3, पॉवर्टी एंड क्रूरल्टी इन चिली।
जिस इलाके में, जिस मुल्क के अंदर ये बंदा पैदा हुआ था, इसी एज के अंदर, इसी दौर के अंदर उस मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा नाजुक हो चुके थे, क्रिटिकल हो चुके थे। गरीब को गरीब तर किया जा रहा था, मज़लूमों के ऊपर इंतहा का ज़ुल्म किया जा रहा था, ज़ालिम इंतहा का ज़ुल्म गा रहे थे, किसानों पर, मज़दूरों पर, गरीबों, मिस्कीनों, मीन्स के जितने भी लोअर क्लास लोग थे ना, हर एक किस्म का जो ज़ुल्म था ना, वो उनके ऊपर किया जा रहा था। तो ये थी 3 वजूहात, स्पेनिश सिविल वॉर, वर्ल्ड वॉर टू एंड क्या कहते हैं, पॉवर्टी एंड क्रियोलिटी इन चिली। अब स्पेनिश सिविल वॉर क्या है जी? सिविल वॉर ऐसी वॉर होती है जो एक ही जगह पे उस जगह के लोगों के दरमियान लड़ी जाती है। स्पेनिश स्पेन के दरमियान, स्पेन के आपस के लोगों के दरमियान जो जंग होगी इसको सिविल वॉर कहेंगे, स्पेनिश सिविल वॉर। तो बेसिकली ये जो जंग लड़ी गई थी ये दो ग्रुप्स के दरमियान लड़ी गई थी, एक नेशनलिस्ट और दूसरी रिपब्लिक के दरमियान। नेशनलिस्ट प्रेफर्स डिक्टेटरशिप एंड द रिपब्लिक वन प्रेफर्स, ये कहते थे डेमोक्रेसी को। जो नेशनलिस्ट ग्रुप था वो डिक्टेटरशिप को, मीन्स कि वो फौज वाला आमराना निज़ाम को अहमियत दिया करता था, लेकिन जो रिपब्लिक थे वो चाहते थे कि डिक्टेटरशिप ना हो, यहाँ पे जो सिस्टम हो वो डेमोक्रेसी का हो, आम लोगों की हुकूमत हो। नेशनलिस्ट पार्टी का एक लीडर था जिसको जनरल फ्रैंको के नाम से जाना जाता है, वो डिक्टेटरशिप लाना चाहता था और उसने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया कि किसी तरह भी इस मुल्क के अंदर जो पार्टी आए या जो भी सिस्टम आए वो डिक्टेटरशिप का ही आए। इसकी वजह से उसने बहुत से लोग मरवाए, बहुत ज़्यादा जुल्म किया। जिस वक़्त स्पेनिश सिविल वॉर चल रही थी, जो हमारे राइटर हैं, पोएट हैं, पैब्लो साहब, ये उस वक़्त स्पेन के अंदर ही थे एंड ही वाज़ फुलफिलिंग द रिस्पांसिबिलिटीज़ ऑफ डिप्लोमैट। ये एक डिप्लोमैट के तौर पे उस मुल्क के अंदर थे। डिप्लोमैट क्या होता है जी? डिप्लोमैट एक ऐसा बंदा होता है जो अपने मुल्क के, एक मुल्क के दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात अच्छे कर रहा होता है, कायम कर रहा होता है। तो ये चिली का बंदा था और ये उस वक़्त स्पेन के अंदर था और इन 2 कंट्रीज़ के दरमियान ना ये अच्छे ताल्लुकात कायम कर रहा था। सो ही वाज़ टोटली अगेंस्ट दिस सिस्टम, ये नहीं चाहता था कि नेशनलिस्ट पार्टी के अंदर डिक्टेटरशिप आए, तो इसने ना इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाना शुरू कर दी। जब उसने आवाज़ उठाई, इसका एक दोस्त था, तो जो नेशनलिस्ट पार्टी को लीड कर रहा था, जनरल फ्रैंको, उसने इसके दोस्त को कत्ल करवा दिया, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा दुःख हुआ, बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, तो इसने इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाना शुरू कर दी, नाइंसाफ़ी के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, सितम के खिलाफ। और ये इस वजह से एक रीज़न ये है कि यू विल स्ट्रगल, कि आप कोशिश करोगे तो इस तरह का जुल्म आप अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर सकते हो। Reason number two, World War II. World War II was started in 1939 and ended on 1945. 6 साल तक ये जंग जारी रही, जो कि जर्मनी और इटली के दरमियान। इन दोनों कंट्रीज के जो लीडर्स थे, एक हिटलर था और एक दूसरा था, बोथ वर डिक्टेटर्स। दोनों ही हमरियत को पसंद करते थे और ये चीज़ फिर से इसको नापसंद आई पैब्लो को, और पूरी दुनिया ही वर्ल्ड वार टू से इफेक्ट हुई थी, जिसकी वजह से असरात पूरी दुनिया के अंदर पाए जाते थे। दूसरी रीज़न ये दिखाई गई। तीसरी रीज़न दिखाई गई जी हमें, द कंडीशंस ऑफ चिली, पॉवर्टी के अंदर था, क्रियोलिटी के अंदर ये मुल्क सफ़र कर रहा था इसी दौर के दौरान। लोग मर रहे थे, जुल्म सितम हर तरह के जो इम्पैक्ट था वो उनके ऊपर पड़ रहा था। हर तरह के जो एस्पेक्ट पाए जा रहे थे वो उन लोगों के ऊपर पाए जा रहे थे। तो ये उन लोगों को अवेकन करने के लिए, जगाने के लिए कि भाई आप ज़िंदा हैं, तो आप अगर कोशिश करोगे तो इन तरह की चीज़ों से ना आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। सो दीज आर द थ्री बेसिक रीजन, दीज आर द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स बिहाइंड राइटिंग दिस पोइट्री, बिहाइंड राइटिंग दिस पोम। इस नज़म को लिखने की ये कुछ वजूहात थी, ये कुछ रीजंस थी जो कि हमारे सामने यहाँ पे आती है। तो इन पॉइंट्स को ज़हन में रखिएगा, इन पॉइंट्स को ज़हन में रख के ही हम आपकी नज़म को डिस्कस करेंगे। बट बिलीव मी, आई गारंटी यू कि ये जो नज़म है बहुत ही सादा, सिंपलेस्ट लैंग्वेज के अंदर लिखी गई। इंग्लिश के जितने भी सिंपल वर्ड्स आप कह लेना, वो इस लैंग्वेज इस नज़म के अंदर आपको मिलेंगे। आप एक दफ़ा एक वर्ड को पढ़ेंगे तो आपके ज़हन में वो मीनिंग आता जाएगी। इतनी ही सिंपल अल्फाज में लिखी गई है। क्यों लिखने की वजह क्या है कि जितनी सिंपल लैंग्वेज में, जितनी सिंपल वर्ड्स में आप अपने वर्डों को लिखेंगे, उतने ज़्यादा उसको लोग शौक से भी पढ़ेंगे और ज़्यादा लोग उसको पढ़ भी सकते हैं। तो इसके बिहाइंड मोटिव क्या है सिंपल लैंग्वेज लिखने का, कि आम से आम बंदा, किसान, मजदूर, जितने भी लोअर तबके के लोग हैं ना, वो इस चीज़ को पढ़ सकें, इसको पढ़ के अपने आप को इनकरेज कर सकें और वो कोशिश करने के काबिल हो सकें। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट मी टेक यू अप ऑन यू विल स्ट्रगल। तो जो हमारी नज़म है, यू विल स्ट्रगल, अब हम उसका आगाज़ करने जा रहे हैं। सो हियर वी गो।
जी लर्नर्स, जो नज़म लिखी गई है स्टैन्ज़ास के अंदर, आपको पता है कि लिखी जाती है तो बहुत ही आसान अल्फाज के अंदर लिखी गई। किस तरह से स्टार्ट होती है, लेट्स सी। आई कैन नॉट प्रॉमिस यू। देखिए जी, पहले ही शानदार लाइन से आगाज होता है। आई कैन नॉट प्रॉमिस यू, मैं तुमसे वादा नहीं कर सकता। मैं तुमसे वादा या अहद नहीं कर सकता। किस चीज़ का अहद? दैट व्हेन यू हैव रीच्ड द टॉप, कि कब तुम पहुंचोगे टॉप ऑफ द माउंटेन, पहाड़ की चोटी पर। अब पहाड़ की चोटी, ये नहीं कि आप पहाड़ की चोटी पे चढ़ना शुरू कर दें। मीन्स कि जो आपकी डेस्टिनेशन है, जो मुश्किलात आपने पार करके अपनी मंजिल तक पहुंचना, वो टॉप ऑफ द माउंटेन है। आपको भी पता है कि पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के लिए आपको बहुत सी हर्डल्स, बहुत सी मुश्किलात, बहुत सी कठिन के बाद आप पहाड़ की चोटी पे पहुंच सकते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो इसको अबूर करते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो वहां तक पहुंचते हैं। तो जो पहुंचते हैं, ये उनसे मुखातब है। मैं इस चीज का वादा नहीं करता कि जब तुम पहाड़ की चोटी पे पहुंचोगे, यू विल फाइंड देयर, तुम्हें वहां मिलेगा, दैट यू आर लुकिंग फॉर, जिसकी तुम तलाश कर रहे थे। वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि जब तुम कोशिश करोगे, मुश्किलात पार कर लोगे, तो मुश्किलात पार कर लोगे तो जिस जगह पे तुम पहुंचोगे तुम्हें वो चीज मिल जाएगी जिसके लिए तुमने जस्तजू की, जिसके लिए तुमने कोशिश की। मैं इस चीज का वादा नहीं करता कि जब तुम मंजिल तक पहुंचोगे तो वो तुम्हें मिल जाएगी, बट आई कैन प्रॉमिस यू, लेकिन मैं तुमसे वादा कर सकता हूँ। वादा चीज के मिलने का नहीं कर रहा, वादा किस चीज का करता हूँ? दैट द व्यू, लेकिन जब तुम तमाम मुश्किलात को पार कर लोगे तो क्या होगा? दैट द व्यू, व्यू मंजर, फ्रॉम द टॉप, ऊपर से, जब तुम अपनी मुश्किलात को ख़त्म कर लोगे, मुश्किलात से छुटकारा हासिल कर लोगे, जब तुम पहाड़ की चोटी पे पहुंच जाओगे, जब तुम अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे, तो तुम नज़ारा विल बी वर्थ, बहुत शानदार होगा, बहुत खूबसूरत, बहुत कीमती होगा। द स्ट्रगल, जो तुम्हारी कोशिश की वजह से मिला। लेकिन मैं इस चीज़ का वादा तुमसे ज़रूर करता हूँ कि जब तुम पहाड़ की चोटी पर, जब तुम अपनी मंजिल को, जब तुम अपने मकसद को हासिल कर लोगे, तो जो तुम्हें पीछे का नज़ारा नज़र आएगा वो बड़ा ही खूबसूरत नज़र आएगा। चाहे तुम्हें कुछ मिला हो या ना मिला हो, लेकिन पीछे का नज़ारा, पीछे की जो तुम्हारी कोशिश थी, वो बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगी। सेकंड स्टैंजा। आई कैनॉट प्रॉमिस यू, अगेन रेपिटेशन, मैं तुमसे वादा नहीं कर सकता, दैट द पाथ, पाथ रास्ता, वे यू चूज, जिसका तुम इंतखाब करते हो, विल बी इजी, वो आसान होगा। मैं तुमसे इस चीज का वादा नहीं कर सकता कि जिस रास्ते पे तुम चलोगे वो आसान होगा। जाहिर सी बात है भाई, अगर आपके ऊपर मुश्किलात आई हुई हैं तो रास्ता किसी भी तरह का हो सकता है, इजी भी हो सकता है, मुश्किल भी, डिफिकल्ट भी, 100 मसले मसाइल हो सकते हैं। तो वो कहता है मैं इस चीज का वादा तुमसे नहीं करता कि रास्ता किस तरह का होगा। और या दैट इट विल ऑलवेज बी, या रास्ता वो हमेशा होगा, ब्राइट, रोशन, एंड सनी, या गर्म होगा। सनी कहता है रोशन चीज, गर्म चीज को। वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं इस चीज का वादा तुमसे नहीं करता कि जिस रास्ते पे तुम चलोगे वो आसान होगा, वो रोशन होगा, या वो सर्दी के मुकाबले में गर्म होगा। मैं तुमसे इस चीज का वादा प्रॉमिस नहीं करता। मैं किस चीज का वादा करता हूँ? बट आई कैन प्रॉमिस यू, लेकिन मैं तुमसे वादा कर सकता हूँ, दैट के इफ यू कीप मूविंग फॉरवर्ड, अगर तुम आगे चलते रहे, साबित कदम रहे, परसिस्टेंस रहे, साबित कदम रहे, तो तुम हर एक चीज हासिल कर लोगे, इवेंचुअली, आखिरकार। बट आई कैन प्रॉमिस यू, लेकिन मैं तुमसे वादा कर सकता हूँ, दैट के इफ यू कीप मूविंग फॉरवर्ड, अगर तुमने कोशिश जारी रखी, अगर तुमने जदोजहद जारी रखी, अगर तुमने आगे चलना जारी रखा, अगर तुम साबित कदम रहे, इवेंचुअली, तो आखिरकार, यू विल रीच, तुम पहुंच जाओगे योर डेस्टिनेशन, अपनी मंजिल तक। मैं तुमसे रास्ते का वादा नहीं करता कि वो किस तरह का हो सकता है, लेकिन मैं तुमसे इस चीज़ का वादा अहद करता हूँ कि अगर तुम चलते रहे तो तुम अपनी मंजिल को ज़रूर हासिल कर लोगे। स्टैंजा नंबर 3, अगेन, आई कैन नॉट स्टॉप प्रॉमिस यू, मैं तुमसे वादा नहीं कर सकता, दैट द पीपल, के लोग, यू मीट, जिनसे तुम्हारी मुलाकात होगी, अलोंग द वे, जिस रास्ते पे तुम चलोगे, अपने मकसद को हासिल करने के लिए जिस रास्ते पे तुम चलोगे, वहाँ पे ज़ाहिरी बात है तुम्हारी इंटरेक्शन, तुम्हारा कांटेक्ट डिफरेंट लोगों से होगा। मैं इस चीज़ का वादा नहीं करता कि जिन लोगों से तुम्हारी मुलाकात, तुम्हारा वास्ता पड़ेगा, विल ऑलवेज बी काइंड एंड लविंग, वो हमेशा रहम दिल होंगे या तुमसे प्यार करने वाले होंगे। मुझे नहीं पता कि तुम
किस तरह के लोग तुम्हारे रास्ते में मिलते हैं। अच्छे भी मिल सकते हैं, बुरे भी मिल सकते हैं, नेगेटिव सोच रखने वाले भी मिल सकते हैं, पॉजिटिव सोच रखने वाले भी मिल सकते हैं, तुमसे मोहब्बत करने वाले भी मिल सकते हैं, तुमसे नफरत करने वाले भी मिल सकते हैं। इस चीज़ का मैं तुमसे वादा नहीं करता, बट आई कैन प्रॉमिस यू, लेकिन इसके बदले मैं तुमसे वादा कर सकता हूँ दैट के देयर विल बी दोज, वहाँ पर वो लोग होंगे हु विल लव यू, जो तुमसे मोहब्बत करते होंगे, जो तुम्हें चाहते होंगे। जब तुम अपनी मंजिल को हासिल कर लोगे तो तुम्हारे साथ सिर्फ वही लोग होंगे जो तुम्हें चाहते होंगे, जो तुम्हें अच्छे लगते होंगे, जो तुम्हें प्यार करते होंगे। पर हु यू आर, उनको गरज इतनी होगी कि वो सिर्फ तुम्हारी पहचान पूछेंगे, तुम्हारी आइडेंटिटी पूछेंगे, हु आर यू, कि भाई आप कौन है। एंड नॉट हु दे वांट यू बी, बल्कि वो ये नहीं पूछेंगे भाई जैसा हम चाहते हैं तुम वैसा बनो, जिस तरह के तुम हो तुम्हें वैसा ही एक्सेप्ट कर लेंगे। ये नहीं कहेंगे भाई हमारे लिए तुम बदलो, ये करो वो करो। जब तुम अपनी मंजिल को हासिल कर लोगे तो तुम्हें वही लोग मिलेंगे जो तुम्हें चाहते होंगे। अगेन नेक्स्ट स्टैंजा, सेकंड लास्ट। आई कैन नॉट प्रॉमिस यू, मैं तुमसे वादा नहीं कर सकता दैट लाइफ विल ऑलवेज बी फेयर, कि जिंदगी हमेशा इंसाफ करने वाली होगी, जिंदगी हमेशा खरी होगी, जिंदगी हमेशा मुनसिफाना होगी। मैं इस चीज का वादा तुमसे नहीं करता, क्योंकि लाइफ है, लाइफ के अंदर अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, अच्छा वक्त भी आता रहेगा, बुरा वक्त भी आता रहेगा। तो मैं तुमसे इस चीज का वादा कभी भी नहीं करूंगा कि जो जिंदगी है तुम्हें हमेशा अच्छाई अच्छाई की तरफ लेके जाएगी, जिंदगी हमेशा तुम्हें तुम्हारा रिवार्ड ही देगी, जिंदगी हमेशा तुम्हें पीस ही देगी, सुकून ही देगी। मैं इस चीज का तुमसे कभी भी वादा नहीं कर सकता, बट आई कैन प्रॉमिस यू, लेकिन मैं तुमसे वादा कर सकता हूँ किस चीज का, दैट के इफ यू एम्ब्रेस, एम्ब्रेस मीन्स हग करना, किसी चीज को गले लगाना, लेकिन यहाँ पे आप कह सकते हैं एक्सेप्ट करना, कबूल करना। लेकिन अगर तुम कबूल करोगे बहुत दो चीजों को, द गुड अच्छी को भी, एंड द बैड और बुरी चीज को भी, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि भैया अगर आप अच्छी चीज को और बुरी चीज दोनों को ही कबूल करोगे, यू विल फाइंड मीनिंग, तो तुम्हें पता चल जाएगा, तुम्हें मानी मिल जाएगा इन योर जर्नी, तुम्हारे सफर में। तो तुम्हें तुम्हारे सफर में ही मीनिंग मिल जाएंगे, मानी मिल जाएंगे कि भाई अच्छी चीज क्या है, बुरी चीज क्या है। मैं तुमसे इस चीज का वादा करता हूँ। लास्ट थिंग, लास्ट स्टैंजा, इसके अंदर जी आपको कंक्लूजन बताएगा कि व्हाट यू हैव टू डू बेसिकली। सो गो अहेड, तो चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, एंड स्ट्रगल, और कोशिश करते रहो। बेसिकली इंसान के हाथ में है ही क्या, मिलता तो सब कुछ किस्मत की वजह से ही है। किसी को अच्छा मिल जाता है, किसी को बुरा मिलता है, किसी को कम मिलता है, किसी को ज्यादा मिलता है, कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है। ये सब कुछ किस्मत का खेल है, लेकिन इंसान के हाथ में सिर्फ एक चीज है और वो है कोशिश करना। सो इंसान को चाहिए कि भाई वो कोशिश करता रहे, स्ट्रगल करता रहे। सो गो अहेड, आगे बढ़ते रहो, एंड स्ट्रगल, और कोशिश करते रहो। फॉर इन द स्ट्रगल, क्योंकि कोशिश के अंदर क्या चीज मौजूद है, क्योंकि कोशिश में, जदोजहद में लाइज पड़ी होती है द ब्यूटी ऑफ लाइफ, जिंदगी की खूबसूरती। क्योंकि कोशिश करने में ही इनाम है, कोशिश करने के अंदर ही खूबसूरती है, कोशिश करने के अंदर ही जिंदगी की अहमियत, जिंदगी की वैल्यू, जिंदगी की वर्थ पड़ी हुई है, एंड द प्रॉमिस। और स्ट्रगल के अंदर ही, कोशिश के अंदर ही एक अहद पड़ा हुआ है ऑफ अ ब्राइटर फ्यूचर, एक रोशन मुस्तकबिल का। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको ज़िंदगी भी प्यारी लगेगी, अगर कोशिश करेंगे तो आपका जो मुस्तकबिल होगा वो भी खूबसूरत होगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस वाज द पोएम। बहुत ही खूबसूरत अंदाज से लिखी गई, बहुत ही आसान अल्फाज के अंदर इस नज़म को लिखा गया है। हमारे हाथ में सिर्फ कोशिश करना ही है, और इसका जो रिवार्ड देने वाली ज़ात है वो अल्लाह ताला की ज़ात है। अगर हम कोशिश करेंगे तो इसका जो सिला मिलेगा वो हमें डायरेक्ट अल्लाह ताला की तरफ से मिलेगा। एंड यू नो वेरी वेल कि अल्लाह ताला किसी की मेहनत का जो फल है, किसी की मेहनत का जो सिला है वो नहीं रखता। तो अगर हम मेहनत करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, तो एक तो हमारी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी, और एक जो हमें हमारा मुस्तकबिल नज़र आएगा वो ब्राइट नज़र आएगा। ब्राइट से मुराद कि हमारे मुस्तकबिल के अंदर कोई परेशानियाँ, कोई दुःख, तकलीफ, कोई जुल्म वगैरह नहीं होगा। ये इस चीज़ का प्रॉमिस है। लेकिन उससे पहले व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू ट्राई, यू हैव टू डू स्ट्रगल। आपने कोशिश करना जारी रखना है हर एक फील्ड के अंदर, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप किसी और जॉब से मुंसलिक हैं। कोशिश करते रहें, जदोजहद करते रहें, उन चीज़ों की कोशिश जो आपको नहीं मिल सकी, उन चीज़ों की कोशिश करते रहें जिनसे आपको तकलीफ पहुंचती है कि भाई मुझे इन चीज़ों से छुटकारा हासिल करना चाहिए। सो दिस इज द सिंपल पॉइंट, दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट। हमारे लिए भी इसके अंदर बहुत से मॉरल लेसन है जो हमें भी सीखने की जरूरत है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, जज़ाकल्लाह।